हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम NTSC स्टेज 1 सैट की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए अपने चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज सॉल्यूशंस। प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी है मिक्सचर्स टॉपिक के ऊपर कि एक मिक्सचर क्या होता है, कैसे उसे बनाया जाता है, कितने टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मिक्सचर्स की। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में। तो अब बारी आती है एक नए टॉपिक को डिस्कस करने की, सॉल्यूशंस को डिस्कस करने की। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर कि आज के इस सेशन में हम एग्जैक्टली क्या करेंगे। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर। तो चलो जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर। अब देखो, अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, वहाँ से हम मैटर का कंसेप्ट सीख करके आए थे। अब हमने ये डिसाइड किया कि यार हमारे आसपास तो मैटर ही मैटर है, तो क्यों ना मैटर को हम कैटेगराइज कर दें 2 कैटेगरीज में। तो हमने क्या करा, मैटर की 2 कैटेगरीज बना दी। पहली कैटेगरी है प्योर सब्सटेंसेस की और दूसरी कैटेगरी है इम्प्योर सब्सटेंसेस की। एक सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कब बोलते हैं, जब वो बना होता है केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स से। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस को हमने फर्दर क्लासिफाई किया 2 क्लासेस में या 2 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी थी एलिमेंट्स की और दूसरी थी कंपाउंड्स की। तो हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बने होते हैं केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स से। और यहाँ पे हम पार्टिकल्स किसको लेंगे, एटम्स को लेंगे। कि हमारे पास कॉपर एलिमेंट है तो वो कॉपर एलिमेंट बना होगा सिर्फ और सिर्फ अपने ही रिस्पेक्टिव कॉपर एटम्स से। अगर हम लेंगे प्लैटिनम एलिमेंट तो वो प्लैटिनम एलिमेंट बना होगा सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्लैटिनम एटम्स से। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक एलिमेंट के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स आ जाएंगे। अगर हम देख रहे हैं क्या, गोल्ड एलिमेंट, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि गोल्ड एलिमेंट में गोल्ड एटम्स के साथ साथ सिल्वर के भी एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अच्छा, इन एलिमेंट्स को भी हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था कि भाई बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, इन सभी एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, है ना। तो हमने एलिमेंट्स के बारे में तो पढ़ ही लिया है और हमने एलिमेंट्स की जो 3 कैटेगरीज हैं उनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली है। मेटल्स की भी कर ली है, नॉन मेटल्स की भी कर ली हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं उनके बारे में भी हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर मतलब एलिमेंट्स पढ़ने के बाद में हमने क्या किया था, कंपाउंड्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो बेसिकली एक कंपाउंड भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड बना होता है केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स से। और वो पार्टिकल्स कौन होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स। यानी कि एलिमेंट्स में हम लेते हैं एटम्स को और कंपाउंड्स में हम लेते हैं मॉलिक्यूल्स को। कि अगर हमारे पास क्या है, कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, तो वो सोडियम क्लोराइड, वो कॉमन सॉल्ट एक कंपाउंड ही तो है। तो ये कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि ये कॉमन सॉल्ट बना होगा सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एलिमेंट्स में हम लेते हैं एटम्स को और कंपाउंड्स में हम लेते हैं मॉलिक्यूल्स को। फिर इसके बाद में हमने बहुत सारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी कंपाउंड्स की डिस्कस करी थी, अगर आपको याद हो तो। फिर इतना पढ़ने के बाद, यानी कि कंपाउंड्स को पढ़ने के बाद, हमारा जो प्योर सब्सटेंस की जो कैटेगरी है वो हो गई थी फिनिश। फिर इसके बाद में हम आए थे इम्प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमने बात करी थी किसकी, मिक्सचर्स की। कि होता क्या है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस आकर के कंबाइन होते हैं, फिजिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली नहीं, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है। ये हम सबको पता है। ठीक है, अब मिक्सचर्स भी बहुत सारे होते हैं, तो उन्हीं मिक्सचर्स को हमने अगेन
कैटेगराइज किया था 2 कैटेगरीज में, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स, है ना। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके जो मतलब अगर आपके पास एक होमोजेनियस मिक्सचर है तो उसको बनाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में बहुत ही यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, इतने बढ़िया तरीके से मिक्स्ड होते हैं कि उनके बीच में सेपरेशन बाउंड्री आपको दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स की, तो इस मिक्सचर को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो बस फॉर्मेलिटी में आकर के मिक्स हो जाते हैं, यानी कि उनके बीच की जो मिक्सिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। मिक्सिंग इतनी ख़राब होती है कि बाकायदा सेपरेशन बाउंड्री तक आपको दिखाई देती है। अब इतना हमने पढ़ लिया, इनफैक्ट हमने मिक्सचर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस का भी जो एक छोटा सा कंसेप्ट है वो हमने देख लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर्स है ना, इसमें पता है कौन आते हैं, इसमें आते हैं सॉल्यूशंस। कौन आते हैं? सॉल्यूशंस। और ये जो आपके पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स की जो कैटेगरी है इसमें आपके पास आते हैं सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। तो आप बोल सकते हो कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स की जो कैटेगरी है, ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स की जो कैटेगरी है उसको आप फर्दर और क्लासिफाई कर सकते हो इनटू सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, ठीक है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में अब हमको ना सिर्फ इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर बात करना रह गया है, बाकी सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। हमको बात करना है अब सॉल्यूशंस के ऊपर, सस्पेंशंस के ऊपर एंड कोलॉइड्स के ऊपर। इसके बाद में कोलॉइड्स को पढ़ने के बाद में जो टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, वो टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब हम फोकस करेंगे केवल इन तीनों चीज़ों के ऊपर। तो सॉल्यूशंस की एक सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है कि सॉल्यूशन है क्या? A solution is defined as a homogeneous mixture of 2 or more non-reacting substances का। देखो ऐसा है, यहाँ पे हम 2 और more non-reacting substances क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि एक मिक्सचर कैसे बनता है जब सब्सटेंसेस आकर के, प्योर सब्सटेंसेस आकर के बस फिजिकली कंबाइन हो। अगर सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन हो गई ना तो फिर वहाँ पे मिक्सचर नहीं बनेगा, फिर वहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन के बाद में क्या होता है, एक नई चीज़ ही बनती है, एक कंपाउंड ही बनता है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आए जो कि आपस में रिएक्ट ना करें, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन ना हो। जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो बाकायदा आपके पास क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं एक सॉल्यूशन की, तो एक सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो फर्दर 2 कैटेगरीज में, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आप बोल सकते हो कि होमोजेनस मिक्सचर की ही कैटेगरी में आता है। तो एक सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है। कहाँ गया? एक सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है जो कि बना होता है 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। इज दैट क्लियर? चलिए, इफ अ मिक्सचर इज टू बी कॉल्ड अ सॉल्यूशन इट शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अच्छा, अब अगर आप किसी एक मिक्सचर को क्या बोल रहे हो, सॉल्यूशन बोल रहे हो, तो उस मिक्सचर को ना ये फॉलोइंग 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाकर के वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, एक सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि मिक्सचर, आप ये बोल सकते हो कि किसी भी मिक्सचर को सॉल्यूशन कहलाने के लिए 3 एसेंशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिंग, ऑब्वियस सी बात है भाई। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है और मिक्सचर में हमें सब्सटेंसेस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चाहिए होती है। तो आप बोल सकते हो कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। अगर रिएक्टिंग हो जाएंगे तो फिर वो मिक्सचर नहीं कहलाएगा, फिर वहाँ पे तो कंपाउंड अलग ही खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस। अब हमको पता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में आकर के फिजिकली कंबाइन होते हैं तो फिजिकल कॉम्बिनेशन जो है ना उनका 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ना कंबाइन होंगे, या फिर वो बस मिक्स होने की फॉर्मेलिटी कर देंगे। जैसे कि हमारे पास पानी है, पानी में हमने क्या डाल दिया है, तेल डाल दिया है। तो कहने को तो क्या हुआ, पानी भी एक लिक्विड है और तेल यानी कि ऑयल भी क्या है, एक लिक्विड है। लेकिन दोनों ही कैसे हैं, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, यानी कि आपस में इनके बीच में दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती है। पानी और तेल कभी भी जो है ना आपस में प्रॉपरली मिक्स हो ही नहीं सकते हैं। 5 मिनट के लिए भी अगर आप उस मिक्सचर को क्या करोगे,
अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दोगे तो ऑयल की एक सेपरेट लेयर बन जाएगी, पानी की एक अलग लेयर बन जाएगी। तो बाकायदा आपको एक सेपरेशन बाउंड्री दिखाई देगी कि हाँ ऊपर पानी है, सॉरी ऊपर तेल है और नीचे क्या है, पानी है। तो ऐसा मिक्सचर हमें नहीं चाहिए। अगर आपको एक सोल्यूशन बनाना है, अगर आप चाहते हो कि ये मिक्सचर को हम क्या बोलें, एक सोल्यूशन बोलें, तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उस मिक्सचर को बनाने वाले जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो आपस में कैसे हैं, नॉन रिएक्टिंग है, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, प्लस वो जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, यूनिफॉर्मली मिक्स होने चाहिए। आई बात समझ में, कॉम्पोनेंट्स को यूनिफॉर्मली मिक्स होना पड़ेगा मिक्सचर के, तभी वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, एक सॉल्यूशन कहलाएगा। तीसरी और लास्ट कंडीशन क्या है कि पार्टिकल्स का जो साइज है शुड बी 1 नैनोमीटर, कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर या उससे कम भी चलेगा, लेकिन इतना तो होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से काम नहीं चलने वाला है। आप बोल सकते हो कि ये कंडीशन बहुत ही ज़रूरी होती है। आई आपको बात समझ में? तो कुल मिलाकर के इन 3 कंडीशंस को जब भी कोई भी मिक्सचर फॉलो करेगा तो वो मिक्सचर क्या कहलाया जाएगा, सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम कि अ सॉल्यूशन हैज़ 2 कंपोनेंट्स। अब एक सॉल्यूशन के जो है 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी शायद प्रीवियस सेशन में मैंने आपको ये समझाया है ना, जब हम मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमारे पास एक सवाल टिंडाल इफेक्ट का आया था, और टिंडाल इफेक्ट में शायद मैंने आपको सोल्यूशन के ये 2 कॉम्पोनेंट्स के बारे में बताया था। अब एक बार यहाँ पे फिर से देख लो कि एक सोल्यूशन के 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट के लिए हम क्या बोलते हैं कि द कॉम्पोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड in the solvent and it is usually present in lesser quantity, such component is called the solute। यानी कि solution का एक ऐसा component जो कि solvent में जाकर के या दूसरे component में जाकर के क्या हो जाए, dissolve हो जाए, प्लस वो component कैसा हो, lesser quantity में present हो, तो उस component को हम क्या बोलते हैं, solute। आई बात समझ में कि सोल्यूशन के होते हैं 2 कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि दूसरे कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है, प्लस ये सोल्यूशन में लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करेंगे सॉल्वेंट की, है ना, तो सॉल्वेंट क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट है सोल्यूशन का जिसमें कि सॉल्यूट आकर के डिसॉल्व होता है, प्लस ये सॉल्वेंट सोल्यूशन में लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में 2 डिफरेंसेस हमें पता चल गए कि सॉल्यूट क्या होगा, ये सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व होगा। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें कि सॉल्यूट आकर के डिसॉल्व होता है। सॉल्यूट सॉल्यूशन में कम या लेसर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में लार्जर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट क्या हो सकता है, शक्कर, आयोडीन, सॉल्ट एक्सेट्रा। सॉल्वेंट क्या हो सकता है, पानी, अल्कोहल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम आप देख लो, और इस डायग्राम से आप हमेशा ये याद रखने की कोशिश करोगे कि भाई सोल्यूशन किसका बना होता है, 2 कंपोनेंट्स का, अपने 2 कंपोनेंट्स का, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। ये आपके पास सॉल्यूट है, ये आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन चुका है, सोल्यूशन बन चुका है। एग्जाम्पल देखो कि व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रिपेयर सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट इज कॉल्ड द सॉल्यूट व्हाइल वाटर इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। जब भी हम क्या करते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन बनाएंगे, अभी तक हम कितने सारे सोल्यूशंस बना रहे थे, है ना, हमारे पास क्या आया है, नमक आया है और हमारे पास पानी आया है। तो जब हम सॉल्ट सोल्यूशन बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पानी में नमक को घोलेंगे। तो ये जो आपके पास सॉल्ट सोल्यूशन आया है, इसमें सॉल्ट क्या होगा, सॉल्यूट, और पानी क्या होगा, सॉल्वेंट। अभी मैंने आपको समझाया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट जो कि सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो और जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो सोल्यूशन में। तो भाई जो हम सॉल्ट सोल्यूशन बना रहे हैं उसमें जो नमक है वो क्या करता है, सॉल्ट क्या करता है, पानी में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है ना। तो सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो सॉल्ट सोल्यूशन में जो नमक है वो क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूट हो जाएगा। और सॉल्वेंट क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें कि सॉल्यूट आकर के डिसॉल्व हो। तो पानी में नमक आकर के डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस एग्जाम्पल से आप हमेशा, और इस इमेज से आप हमेशा याद रखोगे कि एक सोल्यूशन कैसे बनता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से बनता है। सॉल्यूट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में, ये सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है। सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में, और आप बोल सकते हो कि ये जो है
इसमें आकर के सल्यूट डिसॉल्व होता है। इतना क्लियर है? चलिए, तो सॉल्यूशन की एक बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। अब एक आप बोल सकते हो कि छोटा सा क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशंस का। किस पे बेस्ड है कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशंस का एक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, छोटा सा क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये आपको कई बार देखने को मिलता है, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक्वस सॉल्यूशन या ये नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ऐसे पता चलेगा, हम सॉल्यूशंस का एक क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ये क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि अ सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि वाटर ही क्या हो, सॉल्वेंट हो। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट किसको लिया गया है, पानी को लिया गया है, वाटर को लिया गया है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि हम बार बार पानी में नमक डालते हैं, पानी में शक्कर डालते हैं, तो क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन, है ना। या बोल सकते हो कि सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आप अब ये बोल सकते हो कि शुगर का एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। जब आप एक्वस सॉल्यूशन वर्ड बोल देते हो ना, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि बंदे ने जो भी सॉल्यूशन बनाया है उसमें सॉल्वेंट क्या लिया है, पानी लिया है। ठीक है, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई हमने एक्स सब्सटेंस का या एक्स कंपाउंड का अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, तो बंदा समझ जाएगा कि बंदे ने क्या करा है कि एक्स कंपाउंड को उसने पानी में घोला है। आपने बोला ना सामने वाले से कि हमने एक्स कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया है। तो एक्वस सॉल्यूशन बनाया का मतलब क्या है कि आपने एक्स नाम के कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व किया है या पानी में ऐड करवाया है। जो भी आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया है उसमें पानी ही क्या है, सॉल्वेंट है। दिस इज वाई मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। अधिकतर जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको पानी में डिसॉल्व होने में या सॉल्युबलाइज होने में बहुत मज़े आती है। तो अधिकतर सब्सटेंसेस को पानी पसंद होता है, इसीलिए पानी को हम क्या बोलते हैं, कभी कभी यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं कि अधिकतर सल्यूट आकर के पानी सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए पानी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट और शुगर इन वाटर इज कॉल्ड एन एक्वस सोल्यूशन। अगर आप क्या करोगे, पानी में नमक डाल दोगे तो वो नमक का एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। पानी में अगर आप शक्कर को डाल दोगे तो वो शुगर का एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। तो अधिकतर चीज़ों को, अधिकतर सल्यूट को या सब्सटेंसेस को पानी में डिसॉल्व होना अच्छा लगता है, सॉल्युबलाइज होना अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पानी को एज अ सॉल्वेंट ले लेते हैं। भाई जिस चीज़ में सॉल्यूट डिसॉल्व होगा अच्छी तरीके से, उसी चीज़ को तो आप एक सॉल्वेंट के फॉर्म में लोगे ना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो बनाना ही है ना। तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको सॉल्यूट को एक ऐसे सॉल्वेंट के साथ मिक्स करवाना पड़ेगा जिसमें जा करके जो सॉल्यूट है वो प्रॉपर्ली क्या हो जाए, सॉल्युबलाइज हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो सॉल्यूट के पसंद का ही हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं। अब अधिकतर सॉल्यूट्स को अगर पानी ही पसंद है तो हम एज अ सॉल्वेंट किसको ले लेते हैं, पानी को ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए पानी क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब कुछ जो है ना हमारे पास, आप बोल सकते हो कि सल्यूट ऐसे भी होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनको पानी में डिसॉल्व होना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अ सॉल्यूशन, अब ऑब्वियसली बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सल्यूट के पसंद का ही हमें सॉल्वेंट लेना पड़ता है, तब जाकर के हमारा क्या बनता है, एक होमोजेनस मिक्सचर, एक सॉल्यूशन। तो वो वाले सल्यूट्स जिनको कि पानी में डिसॉल्व होना अच्छा नहीं लगता है, जो पानी में सॉल्युबलाइज नहीं हो पाते हैं, उन सल्यूट का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट के तौर पे पानी को नहीं लेते हैं, किसी और लिक्विड को लेते हैं। सो अ सॉल्यूशन इन विच एनी अदर लिक्विड एक्सेप्ट वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप बोलोगे कि आपके पास Y नाम का क्या है, एक कंपाउंड है, तो आपने Y नाम के कंपाउंड का क्या करा है, एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, तो मैं ये तुरंत समझ जाऊंगी कि Y नाम का जो कंपाउंड है, आपके पास जो Y कंपाउंड है, इसको आपने एक ऐसे सॉल्वेंट में डाला है जो कि पानी नहीं है।
नॉन एक्वस सोल्यूशन, ये पूरा का पूरा जो टर्म है ना, ये टर्म हमें यही बता देता है कि जो सोल्यूशन है उसमें पानी को सॉल्वेंट नहीं लिया गया है। एक्वस सोल्यूशन बताता है कि इस सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, पानी, और नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या बताता है कि इस सोल्यूशन में सॉल्वेंट पानी नहीं है, पानी के अलावा कोई दूसरा ही लिक्विड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें सल्यूट के हिसाब से सॉल्वेंट चेंज करना पड़ता है। जिस चीज़ में जाकर के सल्यूट डिसॉल्व होगा या सोल्यूबलाइज होगा, उसी चीज़ को हमें एज अ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑल द सब्सटेंसेस डोंट डिसॉल्व इन वाटर, सभी के सभी सब्सटेंसेस पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो जो नहीं हो सकते हैं उनके लिए हमें कुछ पानी के अलावा कुछ और सॉल्वेंट लेना पड़ता है, किसी और लिक्विड को एज अ सॉल्वेंट लेना पड़ता है। Therefore, other solvents such as ether, benzene, alcohol, carbon disulfide, carbon tetrachloride, etc. are also used to prepare solutions. अब पानी के अलावा कौन कौन से substances को आप ले सकते हो, या पानी के अलावा कौन कौन से लिक्विड्स को आप ले सकते हो एज अ सॉल्वेंट? तो ईथर ले सकते हो, बेंजीन ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हो। आपने इनमें से अल्कोहल का नाम ज़रूर सुना होगा और कार्बन डाइसल्फाइड का भी नाम ज़रूर सुना होगा। कहाँ सुना है? प्रीवियस सेशंस में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से अलग अलग होती है। जैसे कि हमें पता है कि सल्फर जो है कार्बन डाइसल्फाइड में जाकर के क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी सल्फर को हमने क्या करा है, आयरन फाइलिंग्स के साथ मिला करके हीट कर दिया है, तो वो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फाइड कंपाउंड बन जाएगा। और अगर इस आयरन सल्फाइड कंपाउंड में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड जाकर के डालेंगे, तो उस आयरन सल्फाइड कंपाउंड का जो सल्फर होगा ना, वो अब इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, एक सॉल्वेंट है जिसमें कि सल्फर आकर के घुल जाता है, लेकिन अगर वो सल्फर क्या है, एक हिस्सा है एक कंपाउंड का, तो कुछ नहीं होने वाला। तो डेफिनेटली पानी के अलावा आप कौन कौन से लिक्विड्स को चूज़ कर सकते हो एज अ सॉल्वेंट? तो बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। आई बात समझ में? अब जैसे आपने जो है ना आयोडीन टिंचर के बारे में ज़रूर सुना होगा। बेसिकली इसको जो है ना कहीं भी कट वगैरह लग जाता है तो उस जगह को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन टिंचर लगाते हैं। तो ये आयोडीन टिंचर क्या होता है? तो बेसिकली आयोडीन को जो है ना पानी पसंद नहीं होता है, मतलब आयोडीन क्या है, एक सल्यूट है, और उससे जाकर के अगर हम पूछेंगे कि आपको किस में डिज़ोल्व होना अच्छा लगता है, तो वो बोलेगा पानी तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आयोडीन को लेते हैं एज अ सल्यूट, और सॉल्वेंट की जगह हम लेते, मतलब सॉल्वेंट को हम लेते हैं क्या, अल्कोहल। तो आयोडीन को ले लिया हमने क्या, एज अ सल्यूट, और अल्कोहल को हमने ले लिया क्या, एज अ सॉल्वेंट। तो आयोडीन क्या होता है, अल्कोहल में जाकर के डिज़ोल्व हो जाता है। तो एक ऐसा सल्यूशन जिसमें कि सल्यूट क्या है, आयोडीन है, और सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहल है, उस सल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, आयोडीन टिंचर बोलते हैं। ऐसा होता है ब्राउन ब्राउन कलर का, जब भी कहीं कट वगैरह लग जाता है ना तो एंटीसेप्टिक होता है, तो वहाँ पे उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे आसपास इतनी तरह की चीज़ें होती हैं, हर किसी चीज़ में जो है ना केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती ही रहती है। तो अब आपको पता चला होगा शायद कि जो टिंचर आयोडीन है वो क्या होता है। बेसिकली वो एक होमोजेनस मिक्सचर ही है आयोडीन का और अल्कोहल का, जैसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आयोडीन है सल्यूट और अल्कोहल क्या है, एक सॉल्वेंट। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज हमने बात करी है सॉल्यूशंस के ऊपर, कि एक प्रॉपर डेफिनेशन हमने देख ली है सॉल्यूशन की, कि एक सॉल्यूशन क्या होता है, कि जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस आकर के कंबाइन होते हैं फिजिकली, ठीक है, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो होमोजेनस मिक्सचर बना है उसी को हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द, कहाँ गया, इट इज़ डिफाइंड एज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। कंडीशंस क्या होती हैं भाई, हम कब जा कर के एक होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलेंगे, जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स कैसे होंगे, नॉन रिएक्टिंग होंगे, मिक्सचर कैसा होगा, होमोजेनस होगा, और मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ कितना होगा, 1 नैनोमीटर के करीब होगा, तो हम बोलेंगे कि वो होमोजेनस मिक्सचर क्या, मतलब जब ये तीनों कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तब जाकर के एक होमोजेनस मिक्सचर क्या कहलाएगा, एक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आई बात समझ में? सॉल्यूट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्वेंट में आकर के सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। तो अगर अगर आपने नमक में पानी को डाला है
पानी में अगर आपने नमक डाला है तो नमक क्या हो जाएगा, एक सल्यूट, और पानी क्या हो जाएगा, एक सॉल्वेंट। तो अधिकतर जो हमारे सल्यूट होते हैं उनको सॉल्वेंट पानी ही पसंद होता है, यानी कि अधिकतर सॉल्यूट पानी में जाकर के डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि पानी को एज अ सॉल्वेंट लिया जाता है उन्हें हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। और बहुत सारे सॉल्यूट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पानी में डिसॉल्व होना पसंद नहीं है, तो उन सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करने के लिए हमें सॉल्वेंट लेना पड़ता है। लेकिन वो जो सॉल्वेंट है वो पानी नहीं होता है, पानी के अलावा कोई दूसरा ही लिक्विड होता है। तो दूसरा लिक्विड आप ले सकते हो ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कुछ भी ले सकते हो, बस पानी नहीं लेना है। तो टिंजर आयोडीन क्या है, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जिसमें कि हम आयोडीन को लेते हैं एज अ सॉल्यूट और अल्कोहल को लेते हैं क्या, एज अ सॉल्वेंट। तो क्या बन जाता है, एक नॉन एक्वस सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है ना। एक्वस सोल्यूशन मतलब कि क्या, सॉल्वेंट लिया है आपने पानी। नॉन एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या कि सॉल्वेंट आपने पानी के अलावा कोई दूसरा ही लिक्विड लिया है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में ना हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा हमारे अगले सेशन में। तब तक आप क्या करोगे, विजिट कर लो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे, गूगल पे जाओ, वहाँ पे टाइप करो magnetbrains.com। जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। अब तो NTSC भी आ चुका है। तो जब आप इस पेज को और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा NTSC का। जैसे ही NTSC पे क्लिक करोगे तो आपके पास NTSC के सारे जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब आपको दिखाई देने लग जाएंगे। अब सपोज आपको केमिस्ट्री ही देखनी, तो आप क्या करोगे, केमिस्ट्री पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा NTSC केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। अब इस पूरे सेक्शन में आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, सिलेबस ओवरव्यू, कि भाई हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं NTSC स्टेज 1 एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए। तो इस साइंस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसकी नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी, इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इसको खोलोगे ना तो सिलेबस ओवरव्यू का जो वीडियो है वो आपके सामने आ जाएगा। अब सिलेबस को पढ़ने के बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि यार जो प्रिपरेशंस हैं वो तो हमें अभी से शुरू करनी है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का वो हम देख लेंगे। तो कैसे देखेंगे, तो जो नेक्स्ट वीडियो का जो ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, मैटर एंड क्लासिफिकेशन, उसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप NTSC के जो वीडियोज़ हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा ये टाइम टेबल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन आपकी क्लासेस लगती हैं। सुबह 10 बजे से, मतलब NTSC की क्लासेस सुबह 10 बजे से साइंस लग जाती है, 1 से मैथ्स, 4 बजे से मैथ और 7 बजे से सोशल साइंस, ठीक है। तो ये टाइम टेबल आपको एकदम अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। फ्राइडे, सैटरडे, संडे सुबह 10 बजे से NTSC की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट कैसे विजिट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो डेफिनेटली आप ऑफिशियल वेबसाइट हमारी विजिट करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाते हैं। तो आपको प्लेलिस्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह के एड्स या ब्रेक देखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।